क्लास 9th या 8 में पढ़े होगे सॉल्यूशन के बारे में, कोलाइड्स के बारे में एंड सस्पेंशन के बारे में। ठीक है, तो ये जो 3 क्लासिफिकेशन था, मिश्र का जो 3 क्लासिफिकेशन किया गया था, सॉल्यूशन, कोलाइड्स एंड सस्पेंशन, ये किया गया था पार्टिकल के साइज के बेसिस पे। तो पार्टिकल का साइज अगर 10 पावर यानी उसका जो रेडियस है वो 10 पावर -9 मीटर से छोटा होगा तो उसको सॉल्यूशन कैटेगरी में रखा गया था। ठीक है, तो एक इमेजिनेशन के लिए यहाँ पे कुछ डॉटेड पार्टिकल दिखाया हुआ, डॉट डॉट करके, तो हम बस पर्पस ऑफ देखने के लिए कि हाँ आप कंपेयर कैसे करोगे, यहाँ पे डॉटेड जो पार्टिकल्स है वो सॉल्यूशन के पार्टिकल में हम बता रहे हैं आपको। ठीक है, सिमिलरली अगर पार्टिकल का साइज अगर 10⁻⁶ मीटर से ज्यादा होगा तो उसको बोला गया सस्पेंशन का पार्टिकल। इसको बोला गया है सस्पेंशन का पार्टिकल्स। ठीक है, एक बस पर्पस ऑफ समझने के लिए यहाँ पे बड़ा सा सर्किल ड्रॉ किया हुआ है। ठीक है, यानी ये बड़ा सा सर्किल हो गया सस्पेंशन का पार्टिकल और जो डॉट डॉट हो गया ये हो गया सॉल्यूशन का पार्टिकल। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन का पार्टिकल डॉट डॉट है और बड़ा सा सर्कल क्या है, ये सस्पेंशन का पार्टिकल है। ठीक है, अगर आपका पार्टिकल का साइज 10⁻⁶ मीटर से छोटा होगा और 10⁻⁹ मीटर से अगर बड़ा होगा तो उसको बोला गया है, इसको बोला गया है कोलाइड्स। ठीक है, इसको बोला गया है कोलाइड्स। ठीक, तो ये आपका एक सेंस देगा समझने के लिए, यानी रिलेटिव साइज आपको समझ में आ जाए कि हाँ सॉल्यूशन किसको बोलेंगे, सस्पेंशन किसको बोलेंगे और कोलाइड्स किसको बोलेंगे। ठीक है, तो साइज के बेसिस पे हम समझाने की कोशिश किए हैं। तो ध्यान देना कोलाइड का पार्टिकल बनता कैसे होगा। ध्यान देना कि अगर ये जो छोटा सा पार्टिकल है इसको तुम जोड़ना स्टार्ट कर दो, यानी इसको कंडेंस करना स्टार्ट कर दो, तो आपका पार्टिकल का साइज लार्ज बनेगा। तो यहाँ समझाया गया है कि कोलाइड बनेगा कैसे। तो कोलाइड का जो फॉर्मेशन होता है या तो होगा कंडेंसेशन मेथड से, यानी जो सॉल्यूशन का पार्टिकल्स है, यानी जो छोटा छोटा पार्टिकल सॉल्यूशन का आपके पास है, इस सॉल्यूशन के पार्टिकल को क्या करोगे आप जोड़ना स्टार्ट कर दोगे। तो अगर ये जुड़ेगा तो क्या होगा, एक बड़ा पार्टिकल जनरेट करेगा। तो एक बड़ा पार्टिकल को हम क्या बोलेंगे, कोलाइड का पार्टिकल। यानी जब बहुत छोटा पार्टिकल क्लब करके एक लार्ज पार्टिकल क्रिएट करेगा तो कोलाइड के रेंज में आ सकता है। सिमिलरली अगर आपको पास बहुत बड़ा पार्टिकल है यानी सस्पेंशन का पार्टिकल है, इस पार्टिकल को तोड़ दो यानी ब्रेक कर दो, तो ब्रेक करोगे तो क्या होगा, आपका छोटा से छोटा पार्टिकल बन सकता है। इस पार्टिकल को भी हम क्या बोल सकते हैं, कोलाइड बोल सकते हैं। ठीक है, यानी आपका बड़ा पार्टिकल को तोड़ के बना सकते हो या तो छोटा पार्टिकल को जोड़ जोड़ के बना सकते हो, ऐड करके बना सकते हो आप कोलाइड्स। ठीक है, समटाइम क्या होता है, समटाइम अगर पार्टिकल काफी लार्ज हो, जैसे बोलते हैं पॉलीमर, तो उस टाइम क्या होता है एक सिंगल मॉलिक्यूल भी इस रेंज में हो सकता है। इस रेंज मतलब कोलाइड के रेंज में जा सकता है। तो कभी कभी एक सिंगल पार्टिकल यानी पॉलीमर, जैसे प्रोटीन है, स्टार्च है, ये काफी लार्ज मॉलिक्यूल्स होता है। इस मॉलिक्यूल का सिंगल मॉलिक्यूल का भी साइज क्या होता है, कोलाइड के रेंज में चला जाता है। तो इसको भी आप कोलाइड की तरह बोल सकते हो। ठीक है, ये आपको जो फिगर है आपको समझाने की कोशिश किया गया है कि आपको एक रिलेटिव साइज समझ में आ जाएगा कि हम किसको सस्पेंशन बोलेंगे, किसको सॉल्यूशन बोलेंगे और किसको कोलाइड्स बोलेंगे। तो जब पार्टिकल का साइज यानी जो आपका वेरिएशन है वो अगर इस रेंज में होगा तो सॉल्यूशन, इस रेंज में होगा तो क्या बोलेंगे, कोलाइड्स, और इस रेंज में होगा तो क्या बोलेंगे, सस्पेंशन। ठीक है, यहाँ पे सस्पेंशन। ठीक है, तो ये आपका एक सेंस समझने के लिए दिया गया था। अब ध्यान देना जब बात करते हैं कोलाइड्स का, ठीक है, तो ध्यान देना आपका जो सिस्टम है कोलाइड्स, ठीक है, तो जो कोलाइड्स है, तो कोलाइड्स जब भी हम पढ़ेंगे तो जिस तरह पढ़ते हो ना सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन में दो चीज होता है, एक होता है सॉल्वेंट, एक होता है सॉल्यूट। तो कोलाइड्स के अंदर भी दो टर्म रहेगा, एक होगा डिस्पर्स फेज, एक होगा डिस्पर्शन मीडियम। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं कि कोलाइड्स जिस तरह से सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट होता है, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट, सेम तरीके से आपका कोलाइड्स में भी दो कंपोनेंट होगा, एक होगा डिस्पर्स फेज और एक होगा डिस्पर्शन मीडियम। ठीक है, तो डिस्पर्स फेज को आप सोच सकते हो, सॉल्यूशन का जो सॉल्यूट होता है उस तरीके से कोलाइड में होगा डिस्पर्स फेज, यानी डिस्पर्स फेज इक्विवेलेंट टू सॉल्यूट ऑफ सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन का जो सॉल्यूट होता है उसकी तरह से आप सोच सकते हो डिस्पर्स फेज को। ठीक है, सिमिलरली आपका जो डिस्पर्शन मीडियम किसको बोलेंगे, तो आपका सॉल्यूशन में जो रोल सॉल्वेंट का होता है वही रोल डिस्पर्शन मीडियम का होता है कोलाइड्स में। ठीक है, तो कोलाइड्स के अंदर दो कंपोनेंट होगा, डिस्पर्स फेज
और एक होगा डिस्पर्शन मीडियम। डिस्पर्स फेज को आप सॉलिड की तरह सोच सकते हो और डिस्पर्शन मीडियम को आप सॉल्वेंट की तरह सोच सकते हो। ठीक है, तो ये रहेगा बेसिक जो दो कंपोनेंट कोलाइड्स में होता है। अब हम इसको पढ़ चुके हैं कि सॉल्यूशन के अंदर जो पार्टिकल का साइज होगा, यानी जो सॉलिड पार्टिकल का साइज होगा वो 10⁻⁹ मीटर से छोटा होता है। सस्पेंशन में जो पार्टिकल का कोलाइड्स को स्टडी कर रहे थे। ठीक है, तो ध्यान दोगे पार्टिकल के साइज के बेसिस पे सॉल्यूशन का पार्टिकल का साइज क्या होता है, 10⁻⁹ मीटर छोटा होगा। सस्पेंशन का पार्टिकल का साइज 10⁻⁶ मीटर से बड़ा होता है और कोलाइड का जो पार्टिकल का साइज रेंज होगा वो 10⁻⁶ और -9 के बीच का होता है। ठीक है, अब ध्यान देना जो सॉल्यूशन का पार्टिकल होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं क्रिस्टलाइट्स। ठीक है, तो सॉल्यूशन का पार्टिकल यानी सॉलिड के लिए एक वर्ड यूज किया गया है क्रिस्टलाइट्स। ठीक है, आपका सॉल्वेंट क्या होता है, मीडियम की तरह काम करता है। सिमिलरली कोलाइड्स में दो टर्म यूज करते हैं हम लोग, डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम। डिस्पर्स फेज का मतलब सॉल्यूट की तरह काम कर सकता है, सोच सकते हो आप। डिस्पर्शन मीडियम मतलब जस्ट लाइक सॉल्वेंट की तरह। ठीक है, तो कोलाइड्स सॉल्यूशन सस्पेंशन में अगर हम देखेंगे तो विजिबिलिटी के बेसिस पे अगर हम बात करेंगे तो विजिबिलिटी के बेसिस पे बात करोगे तो जो सॉल्यूशन का पार्टिकल है वो विजिबल नहीं होगा, किसी भी ऑप्टिकल मेथड से आप उसको देख नहीं सकते हो। इवन आप अल्ट्रा माइक्रोस्कोप लगाकर भी सॉल्यूशन का पार्टिकल को देख नहीं सकते हो। ठीक है, जो कोलाइड का पार्टिकल होता है माइक्रोस्कोप की तरह का यूज करके आप देख सकते हो, और जो सस्पेंशन का पार्टिकल होता है उसको आप नेकेड आई से भी देख सकते हो। ठीक है, अगर इन तीनों का डिफरेंस देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डिफ्यूजन तो सॉल्यूशन का पार्टिकल बहुत फास्ट डिफ्यूज करेगा, कोलाइड का पार्टिकल डिफ्यूज करता है और सस्पेंशन का पार्टिकल डिफ्यूज नहीं करता है। ठीक है, अगर नेचर का बात करते हैं तो सॉल्यूशन होता है होमोजेनियस फेज, सॉल्यूशन इज होमोजेनियस फेज। ठीक है, और आपका जो कोलाइड्स होता है हेटेरोजेनियस एंड सस्पेंशन भी होगा हेटेरोजेनियस। ठीक है, एक टर्म होगा टिंडल इफेक्ट, तो टिंडल इफेक्ट हम लोग बाद में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशन टिंडल इफेक्ट का जो डेप्थ होगा हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो अभी के लिए बस याद रखना कि सॉल्यूशन का पार्टिकल टिंडल इफेक्ट शो नहीं करता है। ठीक है, आपका कोलाइड्स का पार्टिकल टिंडल इफेक्ट शो करेगा। ठीक है, और सस्पेंशन का पार्टिकल मे बी और मे नॉट बी। ठीक है, ये शो भी कर भी सकता है टिंडल इफेक्ट और शो नहीं भी कर सकता टिंडल इफेक्ट। ठीक है, करता है, और आपका सस्पेंशन का पार्टिकल कर भी सकता है नहीं भी कर सकता है, इसमें केसेस रहेगा। ठीक है, तो ये रहेगा बेसिक डिफरेंस सॉल्यूशन कोलाइड्स एंड सस्पेंशन के बीच में। ठीक है, तो हाँ मेरे लिए फोकस सॉल्यूशन नहीं है, मेरे लिए फोकस यहाँ पे कोलाइड्स है, यानी हमको पढ़ना क्या है, कोलाइड्स। तो सॉल्यूशन सस्पेंशन मेरे को नहीं पढ़ना है, हमको पढ़ना है कोलाइड्स के बारे में। तो सबसे पहले जब कोलाइड्स के बारे में पढ़ोगे तो कोलाइड का बारे में पढ़ेगा तो सबसे पहले आता है क्लासिफिकेशन, कोलाइड को कैसे क्लासिफाई किया गया है। ठीक है, तो पहला क्लासिफिकेशन है पहला क्लासिफिकेशन कोलाइड का किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम। डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम के बेसिस के इंटरेक्शन के बेसिस पे इसको क्लासिफाई किया गया है। तो क्लासिफिकेशन का दो पार्ट, इसका दो तरह से क्लासिफाई इसके अंदर किया गया है। एक होता है लायोफिलिक कोलाइड्स और एक होता है लायोफोबिक कोलाइड्स। ठीक है, लायोफिलिक एंड लायोफोबिक। तो जब भी डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम, यानी आप ऐसा सोच सकते हो सॉल्यूट सॉल्वेंट, डिस्पर्स फेज जब भी बोलेंगे तो दिमाग में सोचना सॉल्यूट की तरह होगा। ठीक है, जब भी हम वर्ड यूज करेंगे डिस्पर्शन मीडियम, इसका मतलब होगा सॉल्वेंट की तरह। ठीक है, तो जब भी डिस्पर्स फेज और डिस्पर्शन मीडियम में अट्रैक्शन होगा उसको बोलेंगे हम लायोफिलिक। तो लायोफिलिक का मतलब होता है डिस्पर्स फेज का पार्टिकल्स इन डिस्पर्शन मीडियम में अगर अट्रैक्शन हो रहा है तो उसको बोलेंगे हम लायोफिलिक कोलाइड्स। ठीक है, और अगर डिस्पर्स फेज डिस्पर्शन मीडियम में क्या होगा, रिपल्सन होगा, उसको बोलेंगे लायोफोबिक। ठीक, तो हमको पता है कि अट्रैक्शन होने से क्या होता है, आपका स्टेबिलिटी क्या इंक्रीज करेगा। तो लायोफिलिक कोलाइड होगा तो लायोफिलिक कोलाइड क्या होगा, मोर स्टेबल होगा। ठीक है, एंड लायोफोबिक कोलाइड क्या होगा, लायोफोबिक कोलाइड्स इज लेस स्टेबल होगा। ठीक है, अब किसको बनाना आसान है, तो आपको पता है कि जहां पे अट्रैक्शन होगा वहां पे घोलना आसान है, उसको बनाना क्या होगा, आसान होगा। तो लायोफिलिक कोलाइड को बनाना क्या होता है, इजी होता है, और उसको रिवर्स भी कर सकते हो। रिवर्स कर सकते हो मतलब क्या, अगर मान लो कि आपके पास कोलाइड बना हुआ है तो कोलाइड को जब तुम हटा दो, जैसे बोलो कि जैसे एग्जांपल हम आपको दे रहे हैं, सॉल्यूशन का एग्जांपल दे रहे हैं, सॉल्यूशन का, जैसे नमक को घोलते पानी में,
अगर आप पानी को वेपर में भेज दो, मतलब उसको बॉयल कर दो, पानी अलग हो गया, नमक अलग हो गया, लेकिन आप फिर से पानी डालो तो फिर पानी डालो तो क्या होगा, फिर से सॉल्यूशन बन जाएगा। इसी तरीके से अगर डिस्पर्सन मीडियम और डिस्पर्सन फेज आपस में घुला हुआ है, तो अगर उसको आप अलग अलग कर भी दोगे तो उसको दोबारा बनाना क्या होगा, बहुत आसान होगा, यानी उसको इजिली आप दोबारा बना सकते हो, इजिली आप दोबारा बना सकते हो। ठीक है, ये रिवर्सिबल होता है। ठीक है, अब ध्यान देना, यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिया हो ना, एग्जाम्पल है रॉन्ग है, ये सॉल्यूशन का एग्जाम्पल है, कोलाइट का एग्जाम्पल नहीं है। तो बस आपको इजी समझने के लिए यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ था, तो इस एग्जाम्पल को कोलाइट के फॉर्म में नहीं लिखोगे, याद रखना इस चीज को। ये सॉल्यूशन का एग्जाम्पल है, कोलाइट का एग्जाम्पल ये नहीं है। NaCl प्लस वाटर कोलाइट का एग्जाम्पल नहीं होता है। ठीक है, अब ध्यान देना, आप यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल है लायोफोब, अब बात करें लायोफोबिक का, तो लायोफोबिक में क्या होता है, डिस्पर्स फेज इन डिस्पर्सन मीडियम में क्या होता है, रिपल्सन होता है। रिपल्सन होता क्या होगा, लेस स्टेबल होगा, और इसको बनाना क्या होगा, बहुत डिफिकल्ट होगा। ठीक है, और एक एक बार इसको बना लिए और इसको तुम दोबारा इसको तुम हटा दो, मतलब इसको बना के इसको बाद में हटा दी, मतलब इसको अलग अलग कर दो, दोबारा मिलाने में दोबारा इजिली मिक्स फिर से नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल ऑल इन वाटर, तो ऑल और वाटर में घोलोगे तो घुलता इजिली नहीं है। किस तरीके से आप इसको घोल दो तो क्या है, अगर उसको हल्का सा फिर से तुम उसको अलग अलग कर दो तो फिर से अपने आप नहीं घुलेगा, घोलने में आपको बाहर से कुछ ना कुछ इनपुट करना पड़ेगा। तो ये क्या होगा, ये रिवर्सिबल नेचर का होगा, मतलब एक बार बन गया तो बन गया, लेकिन अगर इसको फिर से आप सेपरेट कर दोगे तो दोबारा बनाना बहुत डिफिकल्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल मिल्क में क्या होता है, मिल्क में एक ऑयल की तरह ऑयल कंपोनेंट होता है, एक वाटर कंपोनेंट होता है। तो मिल्क किस तरह से बना हुआ है, आप उसमें अगर मान लो कि मिल्क में से आप उसका जो जो ऑयली कंपोनेंट है बाहर निकाल दो और वाटर था बाहर निकाल दो, तो आप उसको फिर से मिलाओगे तो मिलेगा क्या, तो फिर से मिक्सअप नहीं होता है, उसको फिर से मिक्स करना हाईली डिफिकल्ट होता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल आप ऐसे सोच सकते हो। तो ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन आप इसको दो पार्ट में इस तरह से इसको कन्वर्ट कर सकते हो। अब ध्यान देना, अगर हम बोल रहे हैं कि पार्टिकल का साइज तुमसे पूछा जाए, तो ध्यान देना लायोफिलिक कोलाइट्स एंड लायोफोबिक कोलाइट्स में किसका पार्टिकल का साइज ज्यादा बड़ा होगा। तो ध्यान देना, अगर पार्टिकल आपस में रिपेल करेगा, जैसे बोलते हैं जैसे ऑयल है, ऑयल को पानी डालोगे तो ऑयल का पार्टिकल क्या होगा, पानी से रिपेल करेगा और खुद में जमा होना चाहेगा। तो जहां पर रिपल्सन होगा वहां पे क्या होगा, पार्टिकल खुद में जमा होकर खुद बड़ा हो जाएगा। या इसका मतलब है कि अगर मीडियम को तुम रिपेल कर रहे हो तो पार्टिकल मीडियम में घुलेगा नहीं और खुद में ज्वाइन करके क्या होगा, पार्टिकल लार्ज बनाएगा, यानी बड़े साइज का बनाएगा। तो अगर रिपल्सन अट्रैक्शन का थ्योरी में बात करेंगे, और अगर जहां पे अट्रैक्शन होगा वहां पार्टिकल इजीली क्या होगा, टूट के उसमें सॉल्वेंट से अट्रैक्ट होना स्टार्ट होगा, यानी डिस्पर्सन मीडियम में के साथ अट्रैक्ट होगा। अगर पार्टिकल को अट्रैक्शन मिलेगा डिस्पर्सन मीडियम से, तो पार्टिकल ब्रेक कर करके डिस्पर्सन मीडियम से क्या होगा, अट्रैक्ट करेगा। इसका मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि आपका लायोफोबिक कोलाइट का जो पार्टिकल साइज होता है वो उसका पार्टिकल का साइज आपका लायोफिलिक कोलाइट से बड़ा होता है। वैसी वर्षा बोल सकते हैं हम कि लायोफिलिक कोलाइट का जो पार्टिकल का साइज होगा, डिस्पर्स फेज का जो पार्टिकल का साइज होगा वो छोटा होगा विथ रिस्पेक्ट टू लायोफोबिक कोलाइट। तो जहां पर जिसको रिपल्सन मिलेगा, हम ऐसा बोल रहे थे कि लायोफिलिक कोलाइट में अट्रैक्शन होता है, तो लायोफिलिक कोलाइट का जो पार्टिकल का साइज होगा वो क्या होगा, वो उसका साइज छोटा होगा विथ रिस्पेक्ट टू लायोफोबिक। ठीक है, और लायोफोबिक कोलाइड होता है, लायोफोबिक कोलाइड में क्या होता है, पार्टिकल रिपेल करता है मीडियम को, तो पार्टिकल खुद में अट्रैक्ट होगा, तो पार्टिकल खुद में अट्रैक्ट होगा तो खुद एक लार्ज पार्टिकल बना देगा। तो जहां पे भी मीडियम से रिपेल करेगा पार्टिकल, वहां पार्टिकल खुद में अटैच होकर बड़ा पार्टिकल बना देगा। और जहां मीडियम के साथ उसे अट्रैक्शन मिलेगा तो पार्टिकल ब्रेक कर करके क्या होगा, छोटा साइज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो लायोफिलिक कोलाइड का पार्टिकल का साइज छोटा होता है एज कम्पेयर टू लायोफोबिक। ये आपको दिमाग में सेटअप करना है। ठीक है, तो ये रहेगा आपका पहला क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द इंटरेक्शन फोर्सेस बिटवीन डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम। ठीक है, सेकेंड क्लासिफिकेशन है कोलाइड्स का। तो कोलाइड का सेकेंड क्लासिफिकेशन रखा गया है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट ऑफ डिस्पर्स फेज एंड स्टेट ऑफ डिस्पर्सन मीडियम। तो स्टेट ऑफ डिस्पर्स फेज डिस्पर्सन मीडियम के बेसिस पे आपका 8 टाइप का कोलाइड पॉसिबल है। तो आपके इनसेट में इसका टेबल दिया हुआ है, तो मैं टेबल को मैं शेयर कर रहा हूँ, उसको बस आप थोड़ा देखना। ठीक है, तो ध्यान देना, यहां देखोगे ये आपका 8 टाइप का कोलाइड पॉसिबल है। तो ऑन द बेसिस ऑफ फेज, ठीक है, तो फेज क्या, तो फेज आपके पास है डिस्पर्स फेज डिस्पर्सन मीडियम का फेज के बेसिस पे आपका टोटल 8 पॉसिबिलिटी है। ठीक है,
तो आपके पास क्या क्या फेज हो सकता है? तो डिस्पर्स फेज हो सकता है सॉलिड लिक्विड गैस, और डिस्पर्सन मीडियम में क्या हो सकता है? सॉलिड लिक्विड गैस। तो टोटल पॉसिबिलिटी 9 होना चाहिए था, टोटल पॉसिबिलिटी 9 होना चाहिए था, बट यहाँ पे 8 ही पॉसिबिलिटी है। तो कौन सा पॉसिबिलिटी को यहाँ पे नहीं लिया गया है? जब दोनों गैस होगा, जब डिस्पर्स फेज में गैस होगा और डिस्पर्सन मीडियम में गैस होगा, उस केस में कोलाइड नहीं फॉर्म करता है, क्योंकि गैस गैस क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर फॉर्म करेगा, और होमोजीनियस मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन। तो कभी भी गैस गैस को कोलाइड में नहीं रखा गया है, तो गैस गैस के अलावा जो ही पॉसिबिलिटी है उसको कोलाइड में रखा गया है। तो यहाँ पे जो 8 कोलाइड है उसका एग्जाम्पल भी साथ में लिखा हुआ है, आपको इसको पूरा याद करना है एग्जाम्पल के साथ, क्योंकि आपका बोर्ड में एक क्वेश्चन पूछ देगा, ठीक है, कि सॉलिड सोल का एग्जाम्पल बताओ, ठीक है, या सॉलिड सोल पे कमेंट करो, एरोसोल पे कमेंट करो। तो यहाँ पे देखोगे, अगर डिस्पर्स पे सॉलिड होगा, डिस्पर्सन मीडियम सॉलिड होगा, उसको बोलते हैं सॉलिड सोल। एग्जाम्पल लिया हुआ है, क्या एग्जाम्पल लिया हुआ? ग्लासेस, जेमस्टोन्स। अगर डिस्पर्स फेज सॉलिड होगा, डिस्पर्सन मीडियम लिक्विड होगा, तो उसको बोलते हैं हम लोग सोल। उसका एग्जाम्पल क्या है? पेंट, सेल फ्लूइड्स। अगर डिस्पर्स पे सॉलिड होगा, डिस्पर्सन मीडियम गैस होगा, उसके लिए बोला गया है एरोसोल। एग्जाम्पल क्या है? स्मोक एंड डस्ट। तो ऐसे करके आपके पास 8 एग्जाम्पल है, आपको आठों को याद करना है, ठीक है, आठों का टाइप याद रखना है, 8 का टाइप याद रखोगे, विथ एग्जाम्पल आपको याद रखना है, ठीक है। स्कूल के एग्जाम में एक इसका वेटेज 1 मार्क का पूछ सकता है आपसे, 1 मार्क के लिए। कंपटीशन में क्या करता है, डायरेक्टली आपसे एग्जाम्पल पूछ देगा कि मिल्क किस कैटेगरी में बिलोंग करता है। तो मिल्क का कैटेगरी क्या है? इमल्सन है। इसमें आपका डिस्पर्स भी लिक्विड होगा और डिस्पर्सन मीडियम भी लिक्विड होगा। तो ऐसा क्वेश्चन आपके कंपटीशन में आ सकता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। तो ये टेबल आप याद रखोगे। तो ये आपका सेकंड क्लासिफिकेशन हुआ, ठीक है। ठीक है, अब ध्यान देना, ऑन द आपका जो थर्ड क्लासिफिकेशन है, तो थर्ड क्लासिफिकेशन क्या है कि ऑन द बेसिस ऑफ, ठीक है। तो हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ पार्टिकल हम कैटेगरी 3 पार्ट बांट सकते हैं, मल्टीमोलिकुलर कोलाइड्स, मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड्स एंड एसोसिएटेड कोलाइड्स। तो ध्यान देना, तो मल्टीमोलिकुलर कोलाइड हम किसको बोलते हैं, ठीक है। तो ध्यान देना, आप इसके लिए आप ऐसा सोच सकते हो, ठीक है, आपको मैं बस शेयर कर रहा हूं आपके साथ। जैसे एग्जांपल देखो यहाँ पे, अगर आपका कोलाइड फॉर्मेशन इस तरीके से करता है, यानी कोलाइड कैसे बनेगा? कंडेंसेशन मेथड से बनता है, मतलब जो छोटा छोटा पार्टिकल्स मिलकर कोलाइड बनाएगा। यानी आपके पास जो स्मॉल पार्टिकल अगर आपस में एग्रीगेट करके एक लार्ज पार्टिकल बनाएगा कोलाइड साइज में, तो उसको हम बोलते हैं मल्टीमोलिकुलर। क्योंकि देखो, एक मॉलिक्यूल या एटम का साइज बहुत छोटा होता है, तो एक एक मॉलिक्यूल या एटम का साइज कभी भी क्लोराइड के रेंज में नहीं जाएगा। तो अगर बहुत सारा मॉलिक्यूल या बहुत सारा एटम मिलकर क्लोराइड बनाएगा, तो उस क्लोराइड को हम बोलते हैं मल्टी मॉलिक्यूलर, ठीक है। आपको इस बात को अप्रिशिएट करना पड़ेगा कि मॉलिक्यूल का साइज या फिर एटम का साइज बहुत छोटा होता है, तो सॉल्यूशन सॉल्यूशन के रेंज में रहता है, तो उससे क्लोराइड, उसको हम क्लोराइड नहीं बोल सकते हैं। तो अगर बहुत सारा मॉलिक्यूल जुड़ जाएगा या बहुत सारा एटम अगर जुड़ के एक पार्टिकल ऑफ लार्ज साइज क्रिएट करेगा, तो उसको हम बोलते हैं मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स, ठीक है। तो ध्यान दोगे, तो ये यहाँ पे समझाया हुआ है कि मल्टीमोलिकुलर मतलब क्या होता है, जब कोलाइड पार्टिकल कंसिस्ट ऑफ एग्रीगेट ऑफ स्मॉल एटम या फिर स्मॉल मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो उस केस में हम इसको बोलेंगे मल्टीमोलिकुलर कोलाइड्स। इतना क्लियर रहेगा आप लोग को, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखना, जैसे एसिड का पार्टिकल्स है, ठीक है, सल्फर। तो सल्फर का मॉलिक्यूल होता है एसिड के, सल्फर एग्जिस्ट करता है एसिड के फॉर्म में, तो एसिड का साइज बहुत छोटा होता है। तो बहुत सारा एसिड का पार्टिकल अगर जुड़ेगा, यानी हम एसिड का बात कर रहे हैं, तो एसिड का बात करते हैं, एसिड का पार्टिकल का साइज काफी छोटा होता है, लेकिन एसिड का बहुत सारा पार्टिकल अगर कंबाइन करेगा, तो एक पार्टिकल क्रिएट करेगा लार्ज साइज का, एक पार्टिकल क्रिएट करेगा लार्ज साइज का, ठीक है। लार्ज साइज का ये पार्टिकल क्रिएट करता है, तो ध्यान देना, तो यहाँ जो लार्ज साइज का पार्टिकल क्रिएट कर रहा है उसको हम क्या बोल सकते हैं? उसको बोल सकते हैं कि क्लोराइड के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है यहाँ पे, ठीक है। तो सिमिलरली अगर हम बात करते हैं गोल्ड का पार्टिकल, तो गोल्ड का पार्टिकल का एक एटम का साइज बहुत छोटा होगा, लेकिन ये बहुत सारा गोल्ड का पार्टिकल कंबाइन करेगा, तो उसमें तो ये कंबाइन करके पार्टिकल जनरेट करेगा अब कोलाइडल रेंज में, ठीक है। तो गोल्ड का अगर बोलते हैं कोलाइड्स है, तो गोल्ड का कोलाइड्स में जो कोलाइड का पार्टिकल है उसमें एक गोल्ड एटम नहीं होता है, बहुत सारा गोल्ड एटम मिलकर उस पार्टिकल को बनाता है,
ठीक है, तो ध्यान दोगे। सिमिलरली अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा पार्टिकल ऑफ, यानी गोल्ड का सोल। ठीक है, तो ये हो गया आपका मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स के बारे में। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं मैक्रो मॉलिक्यूलर कोलाइड किसको बोलेंगे, तो ध्यान देना, जो मैक्रो मॉलिक्यूलर कोलाइड्स होता है, जो मैक्रो मॉलिक्यूलर कोलाइड्स होगा किसको बोला गया है, तो कभी कभी क्या होता है कि आपका एक ही पार्टिकल काफी बड़ा होता है, आपका एक पार्टिकल का साइज ही काफी लार्ज होता है। तो कुछ कुछ मॉलिक्यूल जिसको हम बोलते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स, जैसे पॉलीमर की तरह, जैसे प्रोटीन होता है, स्टार्च होता है, ये सिंगल मॉलिक्यूल नहीं है, ये पॉलीमर होता है। तो इसका एक ही पार्टिकल का साइज काफी लार्ज होगा, और एक ही पार्टिकल का साइज कोलाइड के रेंज में आ सकता है। तो जहां पे डिस्पर्स फेज का पार्टिकल का साइज काफी लार्ज होता है, तो वहां पे क्या होता है कि एक पार्टिकल को ही आप कोलाइड के रेंज में भेज सकते हो। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में आपका एक पार्टिकल ही कोलाइड बना सकता है, इसलिए उसको बोला गया है मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड्स, यानी यहाँ पे सिंगल पार्टिकल ही कोलाइड के पार्टिकल के फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है, अगला केस क्या है, अगला केस आपके पास है एसोसिएटेड कोलाइड्स। क्या है, एसोसिएटेड कोलाइड्स। एसोसिएटेड कोलाइड्स समझने के लिए ध्यान देना, आपको एग्जांपल याद रखना पड़ेगा सोप का। आप लोग पढ़ोगे सोप जो पार्टिकल होता है, सोप पार्टिकल के अंदर क्या होता है, आपके पास एक हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है और एक हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है। ठीक है, तो सोप के पार्टिकल में एक हाइड्रोफोबिक पार्ट होगा और एक हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है। ठीक है, तो आपको पता है कि सोप जब डालते हैं पानी में तो क्या बनता है, तो आपका मिसल फॉर्मेशन होता है, आपका मिसल फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ देना, यहाँ पे आपका ये सोप का पार्टिकल दिया हुआ है। ठीक है, तो सोप का पार्टिकल में आपका एक राइट में क्या है, तो राइट में एक हाइड्रोफिलिक पार्ट है और लेफ्ट में क्या है, तो लेफ्ट में लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चिन्ह है जो क्या होगा, हाइड्रोफोबिक होगा। तो जब सोप को डालोगे पानी में तो कहीं ना कहीं क्या होता है, एक इस तरह का मिसल फॉर्म होता है, इस तरह का मिसल फॉर्म होता है। ठीक है, तो अगर आपका सोप का पार्टिकल का कंसंट्रेशन कम होगा तो मिसल नहीं फॉर्म करता। तो इस तरह से आप लेफ्ट में देखोगे, तो लेफ्ट में आप यहाँ पे देख रहे हो, तो लेफ्ट में आपका जो पार्टिकल्स है वो सॉल्यूशन की तरह है, यानी पार्टिकल अलग अलग है। अब कंसंट्रेशन ज्यादा बढ़ाओगे तो क्या होगा, ये पार्टिकल्स क्लब करके क्या बनाएगा, तो ये पार्टिकल क्लब करके आपका मिसल की तरह जनरेशन होगा। ठीक है, तो उस केस में आपका मिसल फॉर्म हो रहा है। ठीक है, यानी सोप का कंसंट्रेशन कम होगा सोप के पार्टिकल्स का तो सॉल्यूशन बनता है। ठीक है, और ज्यादा होगा तो बनता है मिसल बनता है। ठीक है, तो जो मिसल फॉर्मेशन जो करता है ना, तो मिसल फॉर्मेशन एक लार्ज पार्टिकल है। ठीक है, तो जो मिसल का जो साइज रेंज है ये कोलाइड्स के रेंज में चला जाता है, यानी मिसल को हम कोलाइड पार्टिकल बोल सकते हैं, मिसल को हम कोलाइड पार्टिकल बोल सकते हैं। तो मैं ऐसा बोल सकते हैं आपके लिए, ध्यान देना कि एसोसिएटिव कोलाइड किसको बोलते हैं, तो ध्यान देना एसोसिएटिव कोलाइड में होता क्या है कि ये ऐसा कोलाइड्स, यानी ये ऐसा पार्टिकल्स है जो बिहेव करता है सॉल्यूशन की तरह, बिहेव करता है सॉल्यूशन की तरह एट लो कंसंट्रेशन पे, यानी लो कंसंट्रेशन रहेगा तो कोलाइड नहीं फॉर्म करेगा ये सॉल्यूशन फॉर्म करेगा जिसमें आपका पार्टिकल बिहेव करेगा सॉलिड की तरह। बट इनका कंसंट्रेशन अगर हाई कर दो, इनका कंसंट्रेशन अगर हाई कर दो, तो हाई करोगे तो क्या होगा, बट हाई कंसंट्रेशन ये क्या होगा, एग्रीगेट फॉर्म करता है, और इस केस में क्या बनेगा, ये बनाएगा कोलाइड्स, ये बनाएगा कोलाइड्स। एग्जांपल क्या है, एग्जांपल्स हो सकता है सोप एंड डिटर्जेंट, सोप एंड डिटर्जेंट। ठीक है, तो समझाया हुआ है। तो यहाँ पे एक टर्म है सीएमसी, इंपॉर्टेंट टर्म है, आपके स्कूल में आ सकता है स्कूल एग्जाम में। तो सीएमसी का मतलब होता है क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन, क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन, यानी आपका मिसल फॉर्मेशन के लिए कम से कम कितना कंसंट्रेशन चाहिए। तो अगर क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन से कम कंसंट्रेशन लोगे तो आपका मिसल फॉर्मेशन नहीं होगा, यानी उस केस में कोलाइड फॉर्मेशन नहीं होता है। तो आपको अगर कोलाइड्स फॉर्म करना है यानी मिसल फॉर्म करना है तो कम से कम जो कंसंट्रेशन जो इनपुट लोगे आप उसका अमाउंट सीएमसी से ज्यादा होना चाहिए, उसका अमाउंट सीएमसी से ज्यादा होना चाहिए। अब ध्यान देना, जिस भी सोप पार्टिकल का हाइड्रोफोबिक पार्ट जितना बड़ा होगा, जिस भी सोप पार्टिकल का हाइड्रोफोबिक पार्ट जितना बड़ा होगा, यानी जिसका हाइड्रोकार्बन चेन जितना लंबा होगा उसका सीएमसी उतना ही कम होगा, क्योंकि जितना हाइड्रोफोबिक पार्ट ज्यादा होगा उतना ही इजिली वो मिसल फॉर्म करेगा। उसका कंसंट्रेशन कम भी लोगे तो मिसल बन जाएगा, यानी
कहीं ना कहीं जो सीएमसी है, सीएमसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोफोबिसिटी, यानी जितना हाइड्रोफोबिक पार्ट लंबा होगा उतना ही सीएमसी क्या होगा, कम होगा। तो कभी कभी दो अलग अलग पार्टिकल का आपको सीएमसी कंपेयर करने बोल सकता है, तो जिस जिस जिन पार्टिकल का हाइड्रोफोबिक पार्ट बड़ा होगा उसका क्रिटिकल मिसाइल कंसंट्रेशन क्या होगा, कम होगा। इसको आप दिमाग में सेट रखना, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे एक टर्म होता है क्राफ्ट टेम्परेचर, यहाँ पे टर्म यहाँ लिखा होगा देखना, क्राफ्ट टेम्परेचर, ठीक है। तो क्राफ्ट टेम्परेचर किसको बोलते हैं तो ध्यान देना। तो क्राफ्ट टेम्परेचर का मतलब होता है कि जो मिसाइल फॉर्म कर रहा है उसके लिए एक मिनिमम टेम्परेचर का रिक्वायरमेंट होता है। अगर टेम्परेचर उससे बिलो कर दोगे ना तो मिसाइल फॉर्म नहीं करेगा। यानी क्राफ्ट टेम्परेचर इज द टेम्परेचर बिलो विच मिसाइल फॉर्मेशन डज नॉट टेक प्लेस, ठीक है। तो आपका टेम्परेचर जो रहेगा अगर क्राफ्ट टेम्परेचर से बिलो कर दोगे तो मिसाइल फॉर्म नहीं करता है। तो मिसाइल फॉर्मेशन के लिए आपका टेम्परेचर क्राफ्ट टेम्परेचर से ज्यादा, यानी उससे आगे होना चाहिए, उससे बड़ा होना चाहिए, उससे ग्रेटर होना चाहिए, ठीक है। तो क्राफ्ट टेम्परेचर इज द टेम्परेचर बिलो विच मिसाइल फॉर्मेशन डज नॉट टेक प्लेस। तो क्राफ्ट टेम्परेचर और सीएमसी का जो डेफिनेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये दोनों आपको याद रखना है, स्कूल में इसका आने का बहुत ज्यादा चांस रहता है। इवन कंपटीशन में भी आंसर घुमा फिरा के से आंसर आ सकता है, ठीक है। अगर हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो ये अपना सिमिलरली अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ देखोगे लेफ्ट में, तो लेफ्ट में यानी मल्टी मोलिकुलर कोलाइड्स में हम बात कर रहे हैं। तो मल्टी मोलिकुलर कोलाइड्स में जो डिस्पर्स फेज में जो इंट्रैक्शन होता है ना, होता है वंडर वॉल, ठीक है। और जनरली होता है जो मल्टी मोलिकुलर कोलाइड्स होता है जनरली होता है लायोफोबिक। आपका जो सिमिलरली मल्टी मोलिकुलर कोलाइड्स का जो बात कर रहे हैं, ठीक है, ये जनरली होता है लायोफोबिक। क्यों? क्योंकि इससे पार्टिकल जुड़ रहा है। पार्टिकल जुड़ेगा कब? जब उसको डिस्पर्सन डिस्पर्सन मीडियम में रिपल्सन मिलेगा, मीडियम को रिपेल करेगा तभी तो आपस में जुड़ेगा। तो इसलिए बोलते हैं कि आपका जो मल्टी मोलिकुलर कोलाइड्स है वो बेसिकली होता है लायोफोबिक, क्योंकि इसमें बहुत सारे पार्टिकल आपस में क्लब करता है। पार्टिकल आपस में क्लब क्यों करेगा? पार्टिकल आपस में क्लब इसलिए करेगा जब उसको मीडियम से रिपल्सन मिलेगा तो क्या होगा, ये लायोफोबिक होगा, ठीक है। सिमिलरली अगर बात करते हैं मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड्स का, ठीक है। तो ये जो कोलाइड्स है, ये कोलाइड बेसिकली क्या है, तो ये कोलाइड बेसिकली होता है, ये होगा लायोफिलिक, कि उसमें सिंगल पार्टिकल कोलाइड्स बना रहा है। तो अगर इसमें मीडियम से रिपेल करता है तो ये क्या होता है, आपस में जुड़ जाता। ऐसा तो है नहीं, इसमें एक एक पार्टिकल अलग अलग है। एक एक पार्टिकल अलग अलग क्यों है? क्योंकि इसको मीडियम से अट्रैक्शन मिल रहा है। तो अट्रैक्शन मिल रहा है तो क्या होगा, अट्रैक्शन करके खुद को स्टेबिलिटी के फॉर्म में रखा हुआ है, खुद को स्टेबलाइज कर रहा है ड्यू टू अट्रैक्शन। तो आपका जो मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड्स होगा तो जनरली हम क्या बोलेंगे, तो हम बोलेंगे कि ये मीडियम से अट्रैक्ट करता है। नहीं, कैसा इसका नेचर होगा, इसका नेचर होगा लायोफिलिक। तो मल्टीमोलिकुलर कोलाइड्स हमेशा क्या होगा, ऑलमोस्ट हमेशा होगा लायोफोबिक, और मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड्स क्या होगा, लायोफिलिक होगा, ठीक है। तो इसको हम ऐसे सोच सकते हैं।